तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा कुछ क्वेश्चंस है। हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहले हमेशा जब भी क्वेश्चंस करने ना, क्वेश्चंस को पहचानना है। आज का क्वेश्चन है चेक वेदर द पॉलिनोमियल। अब हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है QT is equal to 4t³ plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखो जब भी हमें कोई टाइप करनी है ना चेक, जिसमें बोले चेक करो कि क्या ये हमारा जो पॉलिनोमियल है 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, क्या ये 2t प्लस 1 का मल्टीपल है नहीं, फैक्टर है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये फैक्टर दिया हुआ है जिसको हमें चेक करना है, पहले उसके हमेशा जीरोस निकालेंगे। जीरोस ऑफ 2t प्लस 1 इज, जैसे आपको पता है हम जीरोस कैसे निकालते थे, ऐसे लिख लो टेकिंग 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम जो भी फैक्टर हमें दिया है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहां से पहले आप t की वैल्यू निकालो। ये प्लस t इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो वाला 1 है हमारा पॉजिटिव का वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और t यहाँ पे 2 के साथ जो है अपना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पता ही, आप लोगों ने कर ही रखा है। अब जो t की वैल्यू आएगी, ये जो t की वैल्यू है ये हमारा क्या है, इस फैक्टर का बेसिकली 0 है। तो इसका मतलब हमारा जो 0 आ गया वो आ गया -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस -1/2 को इस पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। t की वैल्यू है -1/2 और ब्रैकेट यूज करके चलना, हमेशा मैथ्स में कभी गलती नहीं होगी। 1/2 स्क्वायर माइनस -1/2, ये भी माइनस था, -1। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा करना है चेक करो, तो चेक में आपको पता आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो 2t प्लस 1 इसका मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, मैथ्स में कभी गलती नहीं होगी। -1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आएगा। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 4 इंटू -1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो +1/4, यहाँ माइनस आएगा। क्यों? अगर पावर ऑड में है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर पावर इवन में तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो ये 4 1 जा 4 2 जा कैंसिल हो गया, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया -1/2, इधर से आ गया +1, इधर से आ गया +1/2, इधर से आ गया -1। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, माइनस से माइनस वाला कट गया, हमारा आंसर आ गया 0। तो सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, therefore 2t plus 1 is a multiple of, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था QT is equal to 4t³ plus 4t square minus t minus 1। ये जो फाइनल स्टेटमेंट हमने लिखी है ना, ये फाइनल स्टेटमेंट लिखनी कंपल्सरी है, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो एक प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करो, ये होती है प्रेजेंटेशन। ऐसे आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन पे भी साथ में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन 2, फाइंड द value of k if x minus 1 is a factor of, find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k।
of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, राइट? तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है k की वैल्यू निकालो, अगर x minus 1 इसका फैक्टर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको लेट कर लेंगे, लेट px, इसको हमेशा आप px लेट कर लो, इसको आप px लेट कर लो सबसे पहले तो। उसके बाद हमें x minus 1 जो फैक्टर दिए इसके जीरोस निकालो, सेम कंसेप्ट, क्योंकि इसमें बोला अगर इसके फैक्टर है कि, तो ऐसे लिख लो, since x minus 1 is a factor of polynomial px, अगर x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, सपोज करो अगर ये इसका फैक्टर है, तो therefore zeros of x minus 1 is, तो x minus 1 के जीरोस क्या आएंगे, आप क्या करो, x minus 1 को ग्राफ में जीरो के इक्वल पुट करो और x की वैल्यू निकाल दो, जो आपके पास आएगी 1। तो इसका मतलब x minus 1 के जो जीरोस आ गए वो कितने आ गए, 1। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करना है और पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 रखना है। तो निकालते हैं, क्या आ जाएगा आपका 4 3 minus 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा तो आपका बचेगा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी, जो प्लस 3 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू जो आ जाएगी वो -3 आ जाएगी। का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज, जिसमें आज हम करेंगे एक मिडिल टर्म का कंसेप्ट और एक लॉन्ग डिवीजन क्यूबिक का कंसेप्ट। तो एक मिडिल टर्म का एक कंसेप्ट करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। देखो ये है क्वाड्रेटिक, मैंने आपको समझाया था क्वाड्रेटिक की एक फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? तो ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये एक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जब इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आए और फैक्टराइज करने के लिए आप लोगों को बोले, तो हमेशा आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, राइट? तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मैंने आपको एक रूल समझाया था। ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और जो ये c, a into c, राइट? तो a इस टाइम हमारा क्या है, ये 6 है, c हमारा ये 5 है, तो 6 into 5 which is equal to 30। अब हमें जो फैक्टर बनाने हैं ना वो 30 के बनाने हैं, कि ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 30 आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद हमारा बीच की मिडिल टर्म 17 आ जाए। जैसे कि आपको पता है कि भी 15 2 देखो 30 भी होता है, एंड अगर हम 15 और 2 को ऐड करें तो 17 भी होता है। तो हमारे दो फैक्टर हो गए 15 और 2। तो हमारा फैक्टर बना 6x स्क्वायर, बीच में 17x को हमने ब्रेक कर दिया, 15 and 2 means 15x plus 2x, और इधर से आपका ये 5। फैक्टर बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कॉमन। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है। जैसे वेरिएबल हमारा कॉमन आ रहा है x, 6 और 15 जो हमारे आते हैं टेबल, वो आते हैं 3 के टेबल में, तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो अब 3 के टेबल में 6 आ गया, 2x बचेगा प्लस 5। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे जिससे कि हमारा जो फैक्टर है वो 2x प्लस 5 बचे। अगर हम पॉजिटिव 1 लेंगे, क्योंकि जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो ये चीज एज इट इज है, 1 का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लिया, तो 1 कॉमन लेने का मतलब है कि जो 2x प्लस 5 है वो आपको एज इट इज बचेगा। तो 2x प्लस 5 प्लस 1 2x प्लस 5। नाउ हमारा जो मेन फैक्टर हो गया ये 3x प्लस 1 और ये 2x प्लस 5। तो हमारे दो फैक्टर बन गए 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। तो ये हमारी क्या हो गई, मिडिल टर्म हो गई, क्योंकि मिडिल टर्म का मतलब है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। तो जितनी डिग्रीज होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं, उतने ही फैक्टर निकलते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री 2 थी तो फैक्टर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की मिडिल टर्म करेंगे। देखो मिडिल टर्म जो है ना हमारे मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बेसिक कांसेप्ट है, जो आगे जाके आपको 10th 11th 12th में भी देखो करना पड़ेगा। इसलिए मिडिल टर्म का जो कांसेप्ट है वो अच्छे से करके चलो। हम तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है फैक्टराइज x³ - 23
एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, जब भी आपको क्यूबिक नजर है, क्यूबिक मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई 3, 2, 1 देन कांस्टेंट नंबर, ये जो है हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमने समझा हुआ है कि 3 मेथड्स होते हैं क्वेश्चंस को करने के। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टर थ्योरम, जिसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड स्टेप इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर हम शुरू करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब शुरू करते हैं फैक्टर थ्योरम। हमारा पहला कंसेप्ट होगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मतलब हिट एंड ट्रायल। अब हमें क्या दिया, एक पॉलिनोमियल दिया जिसको हम लेट कर लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है हमें x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे, हमेशा 1 से पुट करना स्टार्ट करो। पहले 1 पुट करके देखो, फिर -1, फिर 2, ऐसे पुट करके चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर 0 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम p की जगह 1 पुट करके देखते हैं कि क्या 1 पुट करने पर हमारा आंसर 0 आएगा या नहीं। तो सबसे मेन चीज है, क्या हमारा आंसर 1 पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा या नहीं। तो देखो 1 ये आ जाएगा 23 प्लस 142 और ये 120। माइनस माइनस अलग से ऐड कर दो और पॉजिटिव वाले अलग से ऐड कर दो। ये 1 प्लस 142 हो गया 143, और ये माइनस माइनस ऐड करेंगे तो ये भी 143 आ गया, जो हमारा कैंसिल होने के बाद 0 हो गया। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट था वो था फैक्टर थ्योरम। तो हमने क्या करा, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को यूज करा और फर्स्ट टाइम में ही देखो 1 पुट करते ही हमारा आंसर 0 आ गया। तो अगर बाई चांस 1 पुट करने पर 0 नहीं आता तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, -1 पुट कर देते हैं। तो -1 पुट करके देखते, नहीं आता, फिर हम ऐसे 2 चेक करते, ऐसे हम आगे वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो पहला फैक्टर थ्योरम था वो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 1 पुट करने पर हमारा जो आंसर है वो 0 आ गया। तो हमारा जो पहला फैक्टर मिल गया वो मिल गया x माइनस 1। देखो अगर 1 पुट करने पर आंसर 0 आएगा तो फैक्टर x माइनस 1 होगा, और अगर -1 पुट करने पर आंसर 0 आएगा तो फैक्टर x प्लस 1 होगा। साइन अपोजिट चलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जो हमारा सबसे पहला फैक्टर बना वो बन गया x माइनस 1। अब अगला स्टेप, इस x माइनस 1 को हमें क्या करना है, हम अगला स्टेप यहां करते हैं स्टार्ट। इस x माइनस 1 को हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से अब डिवाइड करना है। x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग डिवीजन आनी बहुत जरूरी है, जो आगे के लिए भी यूज आएंगी। चलो देखो लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। आप ये सोचो, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x क्यूब आएगा ना, तो ऊपर ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर। तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। नाउ फिर अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, जो -1 है ना, इसको भी हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस -1 को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x स्क्वायर आ जाएगा, और लाइक टर्म हमेशा लाइक टर्म के नीचे लिखनी है, मतलब क्यूब वाली क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे, और पावर 1 कांस्टेंट टर्म के नीचे। ये चीज आपको पता है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, ये जो नीचे वाली जो डिजिट है जो हमने लिखी है x क्यूब माइनस 1x स्क्वायर, इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस। जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी वाली डिजिट का आता है, तो -23 प्लस 1 करोगे
तो -22x² आएगा। अब जो बची हुई टर्म्स है ना, ये आप एज इट इज कॉपी कर लो, फिर वही सेम स्टेप फॉलो करो। x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, -22x पर आ जाए, -22x से करेंगे, क्योंकि जब x को -22x से करोगे तो आपका -22x² आएगा। नाउ फिर वही स्टेप, फिर इसके साथ में जो -1 है, इस -1 को भी क्या करो, इस -22 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो 1 × 22 प्लस 22x, और उसके बाद फिर वही स्टेप, नीचे वाली डिजिट के साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो जाएगा। 142 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, इस पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करोगे 120x। अब ये जो बचा हुआ 120 है वो एज इट इज रखो। आखिरी स्टेप, x को किससे मल्टीप्लाई करें, अगेन वही देखो 120x आ जाए, हम करेंगे +120x, सॉरी 120 से करेंगे, नॉट x को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x आ जाएगा। फिर इस -1 को भी 120 से करेंगे तो -120 आ जाएगा। फिर वही सेम स्टेप रिपीट कर दो, इसके साइन चेंज कर दो और ये कैंसिल कर दो, रिमाइंडर इज 0। इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब हो गया कि आपने यही तो लॉन्ग डिवीजन में गलती करी है, या आपने जो फर्स्ट फैक्टर निकाला है x-1, ये शायद हो सकता है गलत हो। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, नाउ हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। फिर हमारे जो क्वेश्चन के पूरे जो तीनों के तीनों जो फैक्टर है वो निकल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो वही a × c, a क्या है यहाँ पे, x² का कोएफिशिएंट जो 1 है, c क्या आपका 120, तो a × c के अकॉर्डिंग 1 × अगर हम 120 करेंगे तो 120 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर फैक्टर आना चाहिए 120 और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए आपका -22। तो देखो फैक्टर क्या बनेंगे, x²। अब 120 देखो, 12 × 10 120 भी होता है, 12 + 10 22 भी होता है, बट 22 हमें ना माइनस का चाहिए और 120 हमें पॉजिटिव का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -12x और -10x फैक्टर लेंगे, क्योंकि देखो माइनस माइनस ऐड करेंगे तो ये -22 आ जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस करेंगे तो साइन पॉजिटिव का आ जाएगा, क्योंकि हमें 120 पॉजिटिव का चाहिए। तो ये चीज याद रखना, इसमें बीच में दोनों साइन नेगेटिव आएंगे, तभी हमारा -22 आएगा, तभी हमारा पॉजिटिव 120 आएगा। अब वही सेम स्टेप, इन दोनों में से आप कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो x -12 बचेगा, इन दोनों में से अगर आप -10 कॉमन लोगे तभी x -12 बचेगा। जब हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये चीज याद रखना, जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका फैक्टर बन गया x -10 और x -12, तो दो फैक्टर ये हो गए और फर्स्ट फैक्टर हमारा ऑलरेडी निकला हुआ था। तो एंड में एक फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर x-1 जो फर्स्ट फैक्टर था, x-10 और x-12 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। ये हमारा 4 या 5 मार्कर क्वेश्चंस में आएगा और पूरे चांसेस है ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमेशा आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे मतलब क्यूबिक की जो टाइप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना, बार बार कह 100% आने की पूरी उम्मीद है। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी स्वास्थ्य, चलो अब हम चलते हैं कुछ और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस पर, क्योंकि मेन इस चैप्टर के अंदर क्या है, फैक्टराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब हम जो करेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा फैक्टराइजेशन का, वो उसमें हम कुछ आइडेंटिटीज भी यूज करेंगे। तो देखो
नाउ अब ऐसे क्वेश्चन में देखो मिडिल टर्म नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चंस में हम मिडिल टर्म नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस को पहचानेंगे कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो रही, क्योंकि कई जरूरी नहीं होता, कई बार क्या होता है कोई क्वेश्चन में ना आइडेंटिटीज भी यूज होती है, ठीक है, वो आइडेंटिटीज कैसे होती है उसको समझो। देखो भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी ना किसी के स्क्वायर है, किसी न किसी के स्क्वायर है, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख देंगे 7a होल स्क्वायर। हमें देखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसके स्क्वायर है। 25 जो होता है वो 5b स्क्वायर होता है, मतलब 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख देंगे 5b स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या हो रहा है, जो 2ab वाला पार्ट है ना, ये 2ab वाला पार्ट ध्यान से देखो बीच में है, इसको चलो मैं उसी फॉर्म में अरेंज करता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको अरेंज करता हूं। तो अब ये a स्क्वायर वाली टर्म ये रही, b स्क्वायर वाली टर्म ये रही, और जो बीच में ये 2ab है ना वो ये चल रहा है, इस फॉर्म को पहचानो, सेम फॉर्म है। तो हमारे पास यहाँ पे a जो हो गया वो क्या हो गया 7a, a की जगह क्या लिख देंगे, लिख दिया 7a, और b की जगह क्या आ जाएगा 5b, तो बीच में हमारा क्या आएगा 2ab। हमें 70ab नहीं लिखना, 70ab को ब्रेक करना है 2ab में, प्लस 2 a हमारा है 7a और b हमारा है 5b जो ब्रैकेट के अंदर है 5b। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो 70ab ही आएगा। तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, उस क्वेश्चन को समझो, चीज को देखो। तो हमें पता लग गया कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, और a हमारा क्या है यहाँ पर, a क्या है हमारा 7a और b क्या है हमारा यहाँ पे 5b। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b मतलब 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है, इसको ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे 2 बार लिख देंगे, इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि हमेशा क्यूब हो तो 3 टाइम्स लिख देना, 2 है तो 2 टाइम्स लिख देना, फैक्टराइज तो करना है, फैक्टर मतलब फैक्टर को आपको दिखाने ही है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज यूज करके ना क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज, अगेन फैक्टराइज। अभी हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। पहले तो इसमें आपके पास देखो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए हैं, वो आ गए हैं आपके पास x y z और तीनों के ऊपर स्क्वायर है। तो जहां पे आपके पास 3 डिफरेंट वेरिएबल आ जाए और तीनों के ऊपर स्क्वायर नजर आ जाए, तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी ध्यान रखो, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, जो होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये पूरी सेम आइडेंटिटी बन रही है, बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ये राइट हैंड साइड दे रखी है सारी, अपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है, मतलब फैक्टराइज करना है। हमें ये बताना है ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, बट कैसे बन रही है वो समझना है, हमें इसमें a b c फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। a आपका है 4x स्क्वायर, हमेशा होल स्क्वायर बनाना है। 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है। y को लिख सकते हो y स्क्वायर, और c की जगह आपका z स्क्वायर। तो a b c आपका मिल गया, क्योंकि y और z के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो वो एज इट इज लिख देंगे, और 4 2 का स्क्वायर होता तो उसकी जगह 2x स्क्वायर लिख देंगे। नाउ ये जो आगे कंसेप्ट चल रहा है ये इसके बेसिस पे चल रहा है। हमारा अगला फॉर्मूला होता है 2ab, 2 हमें ये नहीं लिखना, हमें 2ab के अकॉर्डिंग चलना है। 2
ए हमारा क्या है 2x, बी हमारा क्या है y, सेम ऐसे ही 2bc, बी क्या है y, c क्या है हमारा z। फिर से अगले स्टेप पे लिख रहा हूं 2ca, 2c हमारा क्या है z और a हमारा क्या है 2x। फैक्टराइज करने के बाद, उसको एक्सपैंड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइन का ध्यान रखना कि साइन कैसे आएगा करेंगे। देन अब देखो इसमें हम साइन कैसे करेंगे। आप देखो पूरे क्वेश्चन में माइनस का साइन कहां पर है, माइनस का साइन इन दो डिजिट्स में है, मतलब xy और एक yz वाली डिजिट के साथ है। एक तो आप देखोगे पूरे क्वेश्चन में माइनस का साइन कहां पर है, जैसे इन दोनों में है, तो इन दोनों में से आपको जो सेम वेरिएबल नजर आ रहा है वो ढूंढो। इन दोनों में y एक सेम वेरिएबल है, पहले ढूंढोगे पूरे क्वेश्चन में माइनस का साइन कौन सी डिजिट के साथ है, वो इन दोनों के साथ है। फिर उसमें देखोगे उसमें वेरिएबल सेम कौन सा है, जैसे y सेम है, तो जो वेरिएबल सेम होगा आप इस क्वेश्चन में जहां जहां y नजर आ रहा है उस y के साथ ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लगा दोगे। y के साथ आप ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि y हमारे इन दोनों में कॉमन वेरिएबल है। साइन हमेशा ऐसे लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a हमारा 2x है, b हमारा माइनस y है और c हमारा z है होल स्क्वायर। ये आपकी बन गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब आपको पता ही है, हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख के छोड़ देंगे, 2x माइनस y प्लस z। ये आपका आंसर खत्म हो गया। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। ये भी हमारी टाइप जो आइडेंटिटी पर बेस्ड है। 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारी। देखो इस टाइप में क्या है, सेम वही आपको होल क्यूब्स आ गए। अब x y z है तीनों डिफरेंट वेरिएबल, एक तो इसमें होल क्यूब्स आ गए तो इसका मतलब क्यूब की आइडेंटिटी यूज होने वाली है, और दूसरा लास्ट टर्म के अंदर माइनस आ गया। ऑब्जर्व कैसे करना है, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है। a क्यूब ये रहा, b क्यूब ये रहा, c क्यूब आपका ये रहा, और ये 3abc वाली टर्म मेरी बिल्कुल सेम फॉर्म बन रही है, सिर्फ डिजिट से x y z की जगह abc। तो पहले आइडेंटिटी लिख रहा हूं, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है देखो, जैसे 8 आपको पता है 2 का क्यूब होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं 2x होल क्यूब। y एज इट इज रहेगा क्योंकि y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। c 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3z होल क्यूब। नाउ माइनस 3abc, माइनस 3 इंटू a आपका क्या है ये 2x, b आपके पास क्या है y, c आपके पास क्या है 3z। ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलेंगे अपनी राइट हैंड साइड पर। a प्लस बी प्लस सी, a आपका क्या है, a आपका ये है, b आपका क्या है y, c आपका क्या है 3z। तो देखो अब आपको abc वैल्यू पता लगी, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो a की वैल्यू आ गई 2x, b की जगह पुट करेंगे y और c की जगह पुट करेंगे हम लोग 3z।
तो फर्स्ट ब्रैकेट है a प्लस बी प्लस सी मीन्स 2x प्लस वाई प्लस 3z। नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर, a क्या आपका 2x, 2x का स्क्वायर करो 2 टू 4x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9z स्क्वायर। a इंटू बी माइनस ए बी, ये a और b दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x को y से करोगे 2xy, 2xy। फिर होता है माइनस बी सी, माइनस बी सी मतलब कि b इंटू सी माइनस 3yz। फिर लास्ट में होता है माइनस सी ए मतलब 3z और 2x 6xz, माइनस 6x और ये z। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो गया। अब आगे कुछ और सॉल्व नहीं करना, ये नहीं कि इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, नहीं। अगर दोबारा आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो क्वेश्चन आपका वापस वही आ जाएगा। फैक्टराइज बन गया, ये हमारे फैक्टराइज हो गया, फैक्टर्स बन गए। बस लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक करो, राइट हैंड साइड में भी इसी की वैल्यू डालो और क्वेश्चन कर दो। 2 स्टेप्स का क्वेश्चन। आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखना, क्योंकि आइडेंटिटी लिखनी जो होती है ना वो कंपलसरी होती है, आइडेंटिटी के मार्क्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। क्या टाइप क्लियर है सबको? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का ही है, एक पॉलिनोमियल्स का एक लास्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे कोऑर्डिनेट लीनियर पे भी चलते हैं। देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है अगला 8th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन, फाइंड द possible expression for the cuboid whose volume are given below। क्वेश्चन है whose volume are given below। तो हमें एक क्यूबॉइड दिया है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। मतलब क्वेश्चन फैक्टराइज का ही है, कोई नई चीज नहीं है, क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज का ही है। ध्यान से समझिए, हमें वॉल्यूम दिया है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, राइट? L इंटू बी इंटू एच होता है। तो हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, 3 फैक्टर बनाने हैं, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज निकालनी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज करो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से ना 3 और x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में से 3x कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 3x कॉमन लो। 3x कॉमन लेने के बाद अब आपके पास क्या बचा, एक x बचा और यहां से एक 4 बचा। तो देखो यहां पे 3 पॉसिबिलिटी क्या बनी, 3 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है और x माइनस 4 एक फैक्टर है। तो पॉसिबिलिटीज कैसे निकालेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर लेंथ, ऐसे तीनों चीजें आप लिख लो, ब्रेड्थ और हाइट। ये तीनों पॉसिबल है। देखो लेंथ 3 है, ब्रेड्थ x है और हाइट x माइनस 4 है। अब जरूरी नहीं है कि लेंथ 3 हो, हम 2-3 पॉसिबल एक्सप्रेशन बताएंगे। जैसे हम लेंथ की जगह x कर सकते हैं, लेंथ x भी हो सकती है, ब्रेड्थ 3 भी हो सकती है, हाइट को भी हम यही रखते हैं। क्या पता हमारी जो लेंथ है वो x माइनस 4 हो जाए, ये x हो जाए, ये 3 हो जाए। ऐसे हम 2-3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस बना के दिखाएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना जहां पे बोले पॉसिबिलिटीज निकालो, वहां क्वेश्चन को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स बनाओ। तो जो भी फैक्टर्स बनेंगे वो उसके क्या होंगे, पॉसिबल एक्सप्रेशंस होंगे। अगर वॉल्यूम की बात हो रही है क्यूबॉइड की तो L इंटू बी इंटू एच, कहीं एरिया की बात हो रही है तो सिर्फ L इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता तो 3 फैक्टर बनेंगे। अगर एरिया की बात होती तो लेंथ और ब्रेड्थ की बात होती। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं।
हाँ जी, क्लियर है सबको क्वेश्चन? तो ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उन क्वेश्चंस को पहले मैंने आज करवाया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ लीनियर के एक दो क्वेश्चंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इजी चैप्टर है, तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। उन क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। ये सारा जो चल रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है, और नेक्स्ट क्लास में हम जब भी करेंगे तो एक्स्ट्रास पे आएंगे हम लोग। तो देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो हमारा 9th क्वेश्चन है, वो ये है। मैं आपको आज जो समझा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन समझाने वाली आज अपना आगे जाके 10 में बहुत काम आए, क्योंकि बहुत बच्चों को ना सॉल्यूशंस निकालने नहीं आते लीनियर में, राइट। 4 solutions of 4x plus 3y is equal to 12। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, 4x plus 3y is equal to 12, राइट। सबसे पहली चीज याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, जितने मर्जी आप निकाल सकते हो। लेकिन आपसे पूछा गया है कितने निकालने, तो आप उतने ही निकालोगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 सॉल्यूशंस तो चाहिए होते हैं। अभी ग्राफ बनाना नहीं, अगर ग्राफ बनाना भी पड़े तो मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फिर भी निकालने हैं। तो सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं उसको समझो। डिजिट कोई भी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज डेसिमल में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो इस चीज को हम करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन एक तो ये टेबल बनाना है, जिसमें आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, x और y। कभी भी ऊपर y मत रखना, हमेशा x ऊपर आता है। 1 2 और ये 3 4। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना और वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है। देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x और y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की जगह आप वैल्यू पुट करो। आप x की जगह वैल्यू पुट करो, कोशिश करो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। चलो अगर हम 0 पुट करते हैं x की जगह और y की वैल्यू निकालते हैं, 4 0 का 0 ही हो जाएगा, और ये 3y, ठीक है, सॉरी x तो पुट करना है, इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3, जो आपके पास आ गया 4। तो देखो x की जगह 0 पुट करा तो y की वैल्यू हमारे पास जो आ गई 4, तो यहां लिख देते हैं x की जगह 0 पुट करा, y की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे हम 4 डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। पुट यहां पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 0, यहां लिख देते हैं x इज इक्वल टू, सपोज हम पुट कर लेते हैं 1। तो हम 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करने पर देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। 4 1 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4 पहले तो जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4, 3y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या आ गई 8/3। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा सॉल्यूशन आ गया 8/3। सॉल्यूशन गलत नहीं है, सॉल्यूशन करेक्ट है, फ्रैक्शन में आ सकता है। लेकिन अगर हमें यही क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए बोलता ना, तो हम कोशिश क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फ्रैक्शन में नहीं निकालते। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम 1 की जगह कोई और वैल्यू पुट करेंगे, बट फिलहाल हम ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना। तो अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मेरी 8/3 आ रही है, जिसको आप पॉइंट में लेना चाहो ले सकते हो, बट कोशिश हम करेंगे वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जिसको पुट करने पर हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना आए। अब देखो सपोज करो मैं यहां पे पुट करता हूं x की जगह 2 पुट कर लेता हूं। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो 4 into 2 plus 3y is equal to 12, 8 plus 3y is equal to 12, 8 पहले इधर जाके माइनस होगा, 12 minus 8, 3y is equal to 4, then y is equal to 4/3। तो देखो 2 पुट करने पर भी हमारा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये आ गया हमारा 4/3। एक आखिरी वैल्यू पुट करके देखते हैं, पुट x is equal to 3। अब इसमें आप x की जगह 3 पुट करो,
और देखो क्या आंसर आ रहा है, ये आ गया 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 12 माइनस 12 क्या होता है 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 इधर जाके डिवाइड होगा, 0 बाय कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, मींस x की जगह पर आपने जब 3 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, आप माइनस में भी ले सकते हो। तो ऐसे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हमें कोई ग्राफ बनाना होता तो हम ज्यादा प्रेफर करते कोई ऐसी वैल्यूज लेना जिसको सॉल्व करने पर पूरा होल नंबर आ जाएगा, क्योंकि फिर नहीं तो ग्राफ में प्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, पॉइंट्स में बच्चे प्लॉट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर हम वो वैल्यूज लेंगे जिसको प्लॉट करने पर हमारे आंसर पूरे पूरे होल नंबर निकल जाए। बट यहाँ फिलहाल सॉल्यूशन निकालने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सॉल्यूशंस निकालने क्लियर है सबको? हमारा बिल्कुल फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, अगर आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, पॉइंट में भी निकाल सकते हो। देखो पॉइंट में भी क्या होगा, ये पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो फ्रैक्शंस में भी आप छोड़ सकते हो। अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो आप पॉइंट भी निकाल सकते हो। चलो अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन का एक और क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक सबसे मेन है, बेसिक क्लियर होगा तो आप एक्स्ट्रा को भी बहुत इजीली कर सकते हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। इस टाइप के दो क्वेश्चंस कराता हूं, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है, k की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो 1 मार्कर या 2 मार्कर से ज्यादा नहीं आएंगे। आपको x की जगह ये x की वैल्यू डाल देनी है, y की जगह ये y की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि आपको x और y दिया हुआ है। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है और y की वैल्यू हमें 1 दे रखी है। तो ये 2 2 4 हो गया, 3 1 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 आपका 7 हो गया और k की वैल्यू आपके पास आ गई 7। ये था हमारा बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। अब ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से समझना, कुछ इसी टाइप का है। कुछ इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द पॉइंट मतलब एक कोऑर्डिनेट दिया है 3, 4 lie on the, कंफ्यूज मत होना, lie on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a, find the value of a। वहां पे k बोला था, या k की जगह a बोलते हैं। अब कह रहे हैं कोऑर्डिनेट दिया है, देखो इसमें अलग अलग x और y दिया था, यहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया है। कह रहे हैं जो कोऑर्डिनेट है अगर ग्राफ पे लाई कर रहा है, हमें ग्राफ बनाना नहीं है, बट वो कह रहा है ये एक ग्राफ की इक्वेशन है, अगर ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर रही है तो a की वैल्यू निकालो। करने इसमें भी सेम चीज है, ये 3, 4 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। नाउ सेम क्वेश्चन हमें क्या करना है, y की जगह ये जो 4 दिया है, क्योंकि पहला x होता है फिर 4, तो ये आपने y की जगह 4 पुट कर देना है और x की जगह ये 3 पुट कर देना है, प्लस 7। तो ये हो गया आपका 12
3 इंटू ए 3a प्लस 7। अब ये 7 प्लस है, इधर जाके आपका माइनस हो गया, इज इक्वल टू 3a। तो अब 12 माइनस 7 आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू 3a। अब 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां जाके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5/3। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो y की जगह 4 पुट किया, x की जगह 3 पुट किया, 4 3 जा 12, 3 into a 3a plus 7, 7 प्लस है तो जाके माइनस हो गया, 12 माइनस 7 5। अब ये 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जाके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। तो एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12th, if the coordinates of the two points are, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक P दिया है -2,3 एंड एक Q पॉइंट दिया हुआ है -3,5। देन फाइंड, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, देन फाइंड एब्सिसा, क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q, एब्सिसा ऑफ Q। एब्सिसा की जगह देखो ऑर्डिनेट भी हो सकता है। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब कह रहे हैं P के एब्सिसा में से Q का एब्सिसा माइनस करो। देखो P पॉइंट आपका ये है, तो P का एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस जो आपके पास -2 है, तो हम P के एब्सिसा में लिख देंगे -2, फिर ये बीच में माइनस लगा है माइनस। एब्सिसा ऑफ Q, Q का जो एब्सिसा है वो आपके पास ये -3, ब्रैकेट यूज करना -3 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 और 3 - 2 1। आपका आंसर हो गया। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, प्लस है प्लस कर देना, माइनस है माइनस कर देना है, ऑर्डिनेट बोला है एब्सिसा बोला है, जो भी बोला बस वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार आए हैं। ये था हमारा एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारा अगला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द perpendicular distance of point, आपको एक पॉइंट दिया Q -116, -80 from x axis and from y axis, from y axis, from y axis। बेटा पंजाबी से बोलना ना तो बाकियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर किसी को पंजाबी नहीं आती होगी तो फिर किवें समझावा। और मैं अंग्रेजी से नहीं बोल रहा, मैं हिंदी जी समझा रहा। चलो देखो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना है, देखो आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है, इसका आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा क्या करना है, अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है तो y कोऑर्डिनेट आंसर होगा, और अगर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है तो x कोऑर्डिनेट, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है जो हमारा क्या होगा y कोऑर्डिनेट, अब y क्या है यहाँ पे -80। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 80 यूनिट्स होगा
माइनस नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कभी भी आपको इसमें माइनस का साइन नहीं लेना, क्योंकि माइनस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। और अगर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो x कोऑर्डिनेट आंसर होगा, अपोजिट चलना है, तो मतलब हमारा आंसर होगा 116 यूनिट्स। तो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 116 यूनिट्स होगा। अगर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आप लोगों ने नहीं लेना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप कर लो जो करना है, बट मैं रुक नहीं सकता, आप हो आओ, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन है राइट द, हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द मिरर इमेज ऑफ 4, -3 अबाउट x एक्सिस। मतलब ये भी आपको क्या बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि एक मिरर इमेज निकालनी है, वो जो मिरर इमेज निकालनी है वो भी हमें y एक्सिस से निकालनी है या x एक्सिस से निकालनी है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अभी मिरर इमेजेस कैसे निकलते हैं उसको समझो। देखो जैसे हमारी आपके पास x एक्सिस है, ये x की नेगेटिव साइड, ये y की पॉजिटिव साइड और ये y की नेगेटिव साइड, ये आपके पास आ गया 0, राइट। तो जब भी आपको बोले y एक्सिस की मिरर इमेज, एक रफली पॉइंट प्लॉट करके देखते हैं, जो 4, -3 आएगा वो कहां आएगा, x का 4 यहां आएगा और y का -3 नीचे आएगा। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारा जो आएगा, एक रफली हम प्लॉट करके देखते हैं, वो 4, 3 यहां आएगा। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी अबाउट y एक्सिस वो क्या होगी। जब भी आपको y एक्सिस के अकॉर्डिंग बोले तो आपको ये समझ लो, ये आपका जो y एक्सिस है ना, ये आपकी मिरर इमेज है, ये मिरर है। तो ये अगर मिरर है, अगर मिरर के इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इस साइड बनेगी। अगर ये मेरा मिरर है तो बिल्कुल इसी पॉइंट के अपोजिट ले लेना। अगर इधर 4 है तो इधर -4 हो जाएगा, और ये तो -3 ही रहेगा। तो 4, 3 की जो मिरर इमेज होगी वो -4 -3 हो जाएगी। तो मिरर इमेज ऑफ 4, -3 इज -4 -3। तो अगर x एक्सिस बोला होता तो x एक्सिस को मिरर मानते तो ऐसे देखते, बिलो एंड अबव। अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज पूछा है तो हम ऐसे राइट और लेफ्ट देखेंगे, क्योंकि ये मिरर है। यूनिट्स उतनी ही रहेगी, सिर्फ क्वाड्रेंट्स चेंज हो जाएंगे, जिससे हमारे साइन में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिरर इमेज का। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इनको अच्छे से कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर लेते हैं, लीनियर के भी कुछ हो गए हैं, कोऑर्डिनेट भी कंप्लीट कर लेते हैं, पॉलिनॉमियल्स के भी हो गए हैं। बाकी उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कवर अप कर लेते हैं, ठीक। कुछ 1-2 एमसीक्यूज बता रहा हूं आपको कोऑर्डिनेट के अंदर ही। Abscissa of all the points on the x axis is, हमें ये बताना है क्वेश्चन में x एक्सिस पर एब्सिसा क्या होगा। एब्सिसा का मतलब भी तो x एक्सिस ही होता है, मतलब वो आपसे x एक्सिस पे x एक्सिस ही पूछ रहा है। जब भी याद रखो ऐसा कोई क्वेश्चन आए x एक्सिस पे x एक्सिस ही बताओ, तो आंसर इज एनी नंबर, क्योंकि x एक्सिस पे तो x का कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। बट ये तो x एक्सिस पे x एक्सिस ही पूछ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। तो x एक्सिस पे जो x एक्सिस होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है, आंसर इज एनी नंबर। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ये बोला होगा ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x axis is,
अब मुझे ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस। अब मुझे बताना है x एक्सिस पर y क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहाँ क्लियर है क्वेश्चन, यहाँ कंफ्यूज नहीं कर रहा है, यहाँ क्लियर कह रहा है कि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट बताओ, तो हमें पता है x एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होता है मतलब जो y होता है वो 0 होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है x एक्सिस पे x एक्सिस बताओ तो एनी नंबर, पर x एक्सिस पे y बताना है तो 0। हमेशा ये समझ लो ये चीज और ये चीज अपोजिट होनी चाहिए, तो x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होगा। अगर आपको दोनों चीजें सेम दी है, मतलब एब्सिस और x एक्सिस दोनों सेम दे रखे हैं तो एनी नंबर, या ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट दे रखा है तो सेम नंबर, तो x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होगा। इस चीज में आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन है जैसे साइड्स of a triangle are in the ratio 12:17:25। हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स की रेशो गिवन है, एंड इट्स पेरीमीटर is 540 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। जब भी आपको रेशियो दी हो और पेरीमीटर दिया और एरिया कैसे निकालना है, रेशियो में हमेशा क्या करते थे, लेट करते थे, लेट द साइड्स आर 12x 17x एंड 25x। रेशियोज को लेट कर लो। नाउ पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब हमें सारी साइड्स को क्या करना है, ऐड अप करना है। अब पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 540। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 12 37 एंड 37 में ऐड करना है हमें 17 54x हो गया ये। अब 54 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपके पास 10। अब x की वैल्यू 10 आने का मतलब देयरफॉर हमारी जो साइड्स आ गई वो कितनी आ गई, 12 into 10 120, 17 into 10 170 और 25 into 10 250। तो रेशियो में ये करना है, पहले आपको साइड्स को लेट कर लेना है, उसको पेरीमीटर के साथ इक्वेट करना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है, फिर उस x को इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है और पहले सारी साइड्स कैलकुलेट कर लेनी है। अब आपके पास सारी साइड्स आ गई होगी। हेरोस में आपको एक चीज पता है कि सबसे पहले साइड्स निकालनी जरूरी होती है। नौ सबसे पहले हेरोस का पहला रूल होता है सेमी पेरीमीटर s निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a + b + c डिवाइडेड बाय 2। तो s = a आपका जो है मतलब abc कैप की साइड से जो आपने निकाली है 120 + 170 + 250 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका क्या आएगा 540 तो आएगा, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आ जाएगा वही 540 आ जाएगा। 540 को 2 से डिवाइड कर देना, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो s की वैल्यू 2 2 4 2 7 40, तो मतलब 270 आपका सेमी पेरीमीटर आ गया, 270 सेंटीमीटर। नाउ सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद आपको बताइए हम क्या करते हैं, अब हम पिरामिड का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में s, पहले ऐसा आएगा, फिर s - a, s - b और s - c। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखो अंडर रूट में s की वैल्यू आई आपकी 270,
तो पहले 270 में से माइनस करेंगे 120, फिर 270 में से माइनस करेंगे 170, फिर 270 में से माइनस करेंगे 250। तो 270 इंटू 270 में से 120 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 150। 270 में से 170 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100। 270 में से 250 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फैक्टराइज करो, इन सबके फैक्टर्स बनाओ। एलसीएम लेके भी बना सकते हो, अगर आपको और ओरली करना चाहो ओरली कर सकते हो, बट एलसीएम लेके फैक्टराइज आप इजीली कर सकते हो। देखो 270 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे? 27 क्या होता है आपको पता है, ये 3 9 जा 27, तो 3 into 3 into 3 27 10 0 आ गया आपका 2 into 5, ये आपके फैक्टर बन गए 27 into 10 270। तो आपके फैक्टर बन गए 3 into 3 into 3 into 2 into 5। ऐसे 150 के फैक्टर बना दो। 150 15 होता है, 3 5 जा 15 और 10 वही 5 into 2। देखो 5 के भी बन गए, ये भी बन गए। तो इधर आ गया 3 into 5 into 5 into 2। सेम आप 100 के बना दो। 100 के 10 into 10 होता है, आप इसको 10 into 10 में भी बना सकते हो, या और ब्रेक करना है तो 10 into 10 पहले लिखो, 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं और इसको भी 2 into 5, तो 2 2 और 2 5, 2 into 2 into 5 into 5। तो ऐसे आप फैक्टर्स बनाते चले जाओ। अब हमने बनाने 20 20 होता है, आपको पता है 2 into 10, यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स बना देता हूँ into 2 into 2 into 5। तो बस सबसे मेन चीज है फैक्टर्स बनाना। फैक्टर सही बनेंगे, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अब देखो फैक्टर बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनको ना आप पहले अरेंज कर लो। देखो 2 2 वाले अरेंज कर लो, 1 2 वाला 1 2 3 4 5 और 6। 3 3 वाले अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4, 3 हमारे पास 4 टाइम्स है। और उसके बाद 5 5 वाले अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पूरा 8। तो बस ऐसे आपने क्या करना है, अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद पेयरिंग करा करो, बिना अरेंज करे पेयरिंग करोगे तो आपकी ही कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। 2 2 के पेयर बन गए, 3 के भी पेयर बन गए, 5 के भी पेयर बन गए। तो हर पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल दो। 2 के 3 पेयर्स थे, 2 into 2 into 2। 3 के आपके पास 2 पेयर्स थे, फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर दो, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। 5 into 5 into 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेयर्स बनाने और हर पेयर में से आपको एक नंबर बाहर निकाल देना है। दिव्यांश का जो आंसर आया है वो 9000। दिव्यांश 9000, आई थिंक सो 9000 इतना बड़ा आंसर पक्का करेक्ट है, गलत तो नहीं होना चाहिए। यस 9000 इसका जो आंसर है वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, करेक्ट है।